नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली सुल्तान्स। क्वेश्चन है और आंसर है इसके। फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट्स रिकॉल विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। इन मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन से राजा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया है। द 12th सेंचुरी दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अनंगपाल ऑफ द तोमर डायनेस्टी। याद रखना है कि कभी भी जैसे दिल्ली में पहले राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपनी राजधानी किसे घोषित किया, दिल्ली को, जिनका नाम था अनंगपाल। तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तोमर वंश के थे वो। और उन्हें किसने हराया था? हु वॉज डिफीटेड बाय चौहान ऑफ अजमेर इन मिड 12th सेंचुरी। जो चौहान थे ना अजमेर के, तो उन्होंने अनंगपाल को हराया था। देन इट वाज अंडर तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो ये तोमर और चौहान के समय पर ही दिल्ली जो है बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया था, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ केंद्र बन गया था। बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक गतिविधियां वहाँ पे काम की जा रही थी। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? दिल्ली सुल्तान्स कहाँ से थे? पर्शियन थे वो इंडियन नहीं थे, वो भारतीय नहीं थे, इसलिए उनका भाषा जहाँ के वो आए थे वैसी ही होगी, है ना। चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये। वी फाउंड इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स विच हेल्प अस टू नो दैट पर्शियंस वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। देखो, हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिली हैं और कुछ कॉइन्स, सिक्के मिले हैं जो हमें मदद करती हैं कि हम ये जान सकें कि जो पर्शियन थी वो लैंग्वेज थी प्रशासन की किसके अंडर? सुल्तान्स के अंडर, ठीक है। इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट। मतलब देखो, दिल्ली सल्तनत जो है एक छोटे से एरिया दिल्ली से ही शुरू हुई थी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई थी। और सबसे ज़्यादा किसने बढ़ाया था इसे? कौन से राजा थे वो? कौन से सुल्तान थे? अंडर द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक द सल्तनत रीच्ड इट्स फारदेस्ट एंड। जो मोहम्मद तुगलक थे ना और अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था पूरी दिल्ली सल्तनत को। साउथ में भी गए, मतलब दक्षिण में गए, उत्तर की तरफ गए, उत्तर पश्चिम की तरफ गए, ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ गए। तो हर दिशा में इन्होंने कोशिश की कि अपने राज्य को बढ़ाया जाए। तो फॉर विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल? फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? ये हमने पढ़ा था। इब्न बतूता वॉज 14th सेंचुरी ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। कहाँ से आए थे वो? अफ्रीका से आए थे। कौन? मोरक्कन थे। अफ्रीका कंटिनेंट का देश मोरक्को है, वहाँ से आए थे। लेट्स अंडरस्टैंड। According to the Circle of the Justice, why was it important for military commander to keep the interests of the peasantry in mind? देखो, सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था? ये एक ऐसे लोगों का समूह मान सकते हो आप, और मतलब एक डॉक्यूमेंट भी मान सकते हो कि उन्होंने किसानों के लिए क्यों ये कहा कि जो मिलिट्री कमांडर है उन्हें ध्यान रखना है कि जो किसानों का जो हित है वो हमेशा आगे रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स इन माइंड बिकॉज अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिज सोल्जर एंड सोल्जर्स नीड मोटिवेशन to work for the king. So as a reward for their services, king have to give them salary. तो क्या कहते हैं कि जो जस्टिस का सर्कल है ना, वो क्या कहता है उनके हिसाब से, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी मिलिट्री कमांडर के लिए कि उन्हें ध्यान रखना है कि किसी किसान के जो है कोई किसान को परेशानी ना हो, क्योंकि किसान जैसे मिलिट्री कहीं से गुजरती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा खेतों का नुकसान किया करते थे या कुछ ऐसा करके, तो इससे खेती का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था, किसानों को मुश्किल पड़ जाती थी। तो ये कहना सर्कल ऑफ जस्टिस का इसलिए था कि जो राजा हैं, देखो, अगर आपको किसी से काम करवाना है यानी सैनिक से काम करवाना है तो उन्हें कोई एक मोटिवेशन देना होगा, कोई एक होता है ना, प्रोत्साहन देना पड़ता है। कोई भी काम करो आप, तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो अगर टीचर बोलते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आप और भी अच्छा कर सकते हो, आपको एक प्रोत्साहन मिलता है और आपका काम करने का और काम मन करता है। इसी वजह से कि जो सोल्जर्स हैं उन्हें अगर आपको सैलरी देनी है तो कहाँ से दोगे? कहीं ना कहीं किसानों से ही वो आएगा ना। तो विच केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पीजेंट्स कुड पे द रेवेन्यू ओनली व्हेन दे वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। और यही कह रहे हैं कि किसानों के पास अगर रेवेन्यू देने के लिए होगा तो वो देंगे, और वो तभी देंगे जब वो बहुत खुश भी होंगे और बहुत खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, तो तभी ये मुमकिन है। तो इसीलिए किसानों को सबसे ऊपर रखा गया। व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत? हमने ये पढ़ा था ना शुरू में, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत मीन्स, इसका मतलब क्या है? द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिजन टाउन्स। इंटरनल फ्रंटियर कौन होता है? जैसे आप देखोगे, ये मानो एक टाउन है, ठीक है, टाउन है, ये अंदर का पोर्शन सारा टाउन का आता है, और बाहर ये है, इसका क्या है? फ्रंटियर है ये, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इंटरनल, ये फ्रंटियर आ गया, ये जो बाहर का पोर्शन पूरा है, ये
इसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रंटियर, क्योंकि वो आसपास का है ना, जितना ये राज्य है, अगर ये राज्य है, कोई राज्य है, इसके आसपास का जितना भी एरिया तो वो फ्रंटियर आ जाएगा, इसका इंटरनल फ्रंटियर हो जाएगा। हिंटरलैंड ऑफ द गैरिजन टाउन। हिंटरलैंड क्या होता है, जैसे गैरिजन टाउन जिसमें फोर्ट लगा, जिसको चारों तरफ से घेराबंदी करके दी गई होती है, ठीक है। दीज प्लेसेस लाइड इन क्लोज नेबरहुड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। द एरिया ऑफ द इंटरनल फ्रंटियर एक्सटेंडेड अप टू द फॉरेस्ट ऑफ द गंगा एंड द यमुना। देखो इंटरनल फ्रंटियर और इंटरनल फ्रंटियर का एरिया कहाँ तक था, गंगा और यमुना दोआब तक था। द एक्सटर्नल फ्रंटियर रेफर्स टू द अनकंक्वर्ड टेरिटरीज स्पेशली इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा था कि एक्सटर्नल फ्रंटियर कौन सा होगा, जिसे किसी ने जीता नहीं है, ठीक है, जिसे किसी ने जीता नहीं है, वो खाली एरिया है, साउदर्न वाले पार्ट तक की बात कर सकते हैं हम। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान्स। देखो क्या स्टेप्स लिए गए थे कि मुक्ति या फिर इक्तादार जो हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से किए, इसके लिए तो और आपको लगता क्यों है कि ऐसा क्यों किया होगा कि जो मुक्तीज होते थे वो ऑर्डर्स को डिफाई यानी मना कर देते थे, नहीं फॉलो करते थे सुल्तान्स के। द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट द मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज आर एज अंडर। क्या स्टेप्स हैं वो, मुक्तीज वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन क्वालिफिकेशन। मुक्तीज का जो था सिलेक्शन होता था, एक पर्टिकुलर उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए होता था, यानी कि उनका को योग्यता जिसको बोलते हैं। देयर ऑफिस वॉज मेड नॉट इनहेरिटेबल। उनका जो है इनहेरिटेबल यानी कि आपका ये परिवार का राज नहीं होगा। आप एक ने अगर काम किया है, नेक्स्ट ज़रूरी नहीं है उसी का बेटा होगा। तो दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर तक एक जगह पे उनको रखा जाता था। दे वर शिफ्टेड टाइम टू टाइम फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर, और उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरे इक्ता में, तीसरे इक्ता में, ऐसे ऐसे करके, ताकि वो एक जगह पे बैठ के लोगों को समझने के बाद कहीं करप्शन या बुरा काम ना करें। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। अब इक्ताज या मुक्ति इक्तदार की ड्यूटी क्या होती थी कि उन्हें मिलिट्री कैंपेन करना पड़ता था, यानी कि जब भी मिलिट्री युद्ध के लिए चाहिए होती थी राजा को, तो उन्हें लेकर के जाना होता था। और दूसरी ड्यूटी ये होती थी कि जिस जगह पे वो होते थे वहाँ पे उस एरिया में पूरा व्यवस्था जो है अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी तरह का कोई कानून का उल्लंघन ना हो। Accountants were appointed by the state to check the amounts of the revenue collected. Accountants कौन होते हैं, जो लेखा जोखा करते हैं, मतलब जितना भी लेन देन व्यापार का लेखा जोखा है वो सारा ध्यान रखने के लिए क्या करते थे, उनका अपॉइंटमेंट होता था। रीजन्स टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान, क्यों मना करते होंगे। मुक्ति कलेक्टेड द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सोल्जर्स। अब वो क्या करते थे कि वो टैक्स करते थे, इकट्ठा करते थे मुक्ति लोग, ठीक है, जितना कि स्टेट ने उन्हें बोला होता कि इतना अपने एरिया से आप कर सकते हो। और वो क्या करते थे, अपने सैनिक भी रखते थे अपने साथ, ठीक है, जितने उनको बोले गए हैं। दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स एज दे आर मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू व्हिच मे प्रोवोक देम टू रिबेल अगेंस्ट किंगडम। ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि देखो उनके पास अपनी आर्मी है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें सब कुछ अपना काम खुद से करते हैं, तो इसका होता था कि वो खुद को ताकतवर भी मानने लगते थे। इस वजह से कभी कभी वो राजा के खिलाफ रिबेल यानी कि विद्रोह करते थे। समटाइम्स द हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज कैन बी रीजन फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कड़े जो नियम बना देते हैं राजा उसकी सुल्तान, तो उसकी वजह से भी कभी कभी मुक्तीज़ को फॉलो करने में दिक्कत होती है, तो वो क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन इन द दिल्ली ऑन द दिल्ली सुल्तान, क्या असर हुआ था। द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन इन दिल्ली सल्तनत आर एज फॉलोज। Mongol attack on Delhi Sultanate increased during the reign of the Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ज़्यादा अटैक हुए हैं मंगोल्स के, ठीक है। दिस फोर्स द दिल्ली सुल्तान सल्तनत टू इंक्रीज देयर आर्मी बेस, उन्हें आर्मी बढ़ाना पड़ा इसकी वजह से, इसका ये असर था पहला। ड्यू टू द इंक्रीज आर्मी बेस, जब आर्मी बढ़ गई फिर क्या हुआ, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्रीज, और उनके जो प्रशासकीय खर्चे हैं वो बढ़ गए थे, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्जर्स एंड दे हैड टू पे कंपैरेटिवली मोर सैलरीज टू द सोल्जर। अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, सैनिकों की ज़्यादा हो गए थे वो, और उन्हें अच्छे से उन्हें अच्छी सैलरीज भी देनी पड़ती थी उनको, ठीक है। द अलाउद्दीन खिलजी क्रिएटेड गैरिजन टाउन फॉर द सोल्जर्स टू लिव, वेयर एज मोहम्मद तुगलक एम्प्टीड द गैरिजन टाउन फ्रॉम द सोल्जर्स। क्या था कि उन्होंने दोनों ने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, क्रिएट किए थे गैरिजन टाउन, यानी फोर्टिफाई कर दिया था एरिया ताकि कोई आ ना सके, ठीक है। दूसरी तरफ से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, वो जगह ही खाली कर दी, सोल्जर्स को भी वहाँ से उठा लिया, दूसरी जगह पे अपनी, तो हमने पढ़ा था ना वो दौलताबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी उन्होंने, ठीक है। द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द दिल्ली सल्तनत लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन द प्रीजेंट्स। जो फाइनेंशियल बर्डन था ना, जो आर्थिक जो भार पड़ गया किस पे, दिल्ली सल्तनत पे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़े ज़्यादा टैक्सेस जो है किसानों पर लगाना शुरू कर दिया और किसान नाराज़ हो गए इससे। डू यू थिंक द ऑथर ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्या जो तारीख लिखने वाले लोग थे, ऑथर्स हुआ करते थे, वो ऑर्डिनरी लोगों की कहानियाँ लिखते थे या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देते थे।
द ऑथर ऑफ टॉरिक्स वर मेनली द सिटी मैन हु वर्क फॉर द किंग एंड नेवर लिव्ड इन विलेजेस। ये हमने पढ़ा था ना लेसन में कि वो लोग सिटी में रहते थे और इसीलिए उन्हें गांव का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। दीज ऑथर्स एडवाइज द किंग ऑन द नीड टू प्रिजर्व द आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। देयर आइडियल्स वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। ऐसा था कि ये जो ऑथर होते थे ना वो राजा को एडवाइस करते थे उन्हें एक आइडियल एक तरीके से कैसे सोशल सोसाइटी को चलाना है और बर्थ राइट के बारे में, यानी कि जन्म से अधिकार भी कुछ लोगों के होते हैं तो उनके बारे में भी वो अवेयर करवाते थे। एंड जेंडर डिस्टिंक्शन यानी कि जो जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस है उनके बारे में बताते थे। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाय, हर एक इंसान मतलब एज ए आइडियाज़ हर एक किसी के पास नहीं जाते थे। दे डिड नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ऐसा था कि वो राजा के इर्द गिर्द ही अपना जीवन बिता देते थे तो ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं लिखते थे, इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। दिस वॉज बिकॉज दे रोट इन एक्सपेक्टेशन टू ऑफ रिवॉर्ड बाय द सुल्तान। देखो वो क्यों लिखते थे, क्योंकि देखो सुल्तान जो है उन्हें क्या देगा, रिवॉर्ड देगा, पैसे देगा, कोई भी इनाम दे सकता है, तो उस वजह से वो उन्हीं के लिए लिखते थे। रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे। देखिए आपने ये ऐसा आंसर है, इसे कोई भी अपने हिसाब से लिख सकता है, मैंने दिया है, आप इसमें अगर नीडेड चेंजेस लगती हैं आप कर सकते हैं। रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिकॉज शी वाज द ओनली वुमेन हु रूल्ड इंडिपेंडेंटली इन मेडिवल सोसाइटी वेयर विमेन वर नॉट सो रेडिली एक्सेप्टेड। यहाँ पे आएगा आपको विमेन वर नॉट सो रेडिली, विमेन वर, ठीक है, वर आएगा, ठीक है, ये बीच वाला यहाँ पे ये बीच का पोर्शन, वर नॉट सो रेडिली एक्सेप्टेड। इतनी आसानी से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था औरतों को, उस समय ये वैसा समय था। बट नाउ अ डेज सिचुएशन हैव चेंज्ड, है ना, समय बदल गया है। विमेन आर बीइंग एक्सेप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सोसाइटी मोर रेडिली। फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत सारी औरतों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया है, अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने अपने स्थान बनाए हैं। रिसेंटली इन लोकसभा विमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट हैव बीन पास्ड, रिजर्वेशन बिल, बिल आना था ना यहाँ पे, तो ये प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बिल, ठीक है, ये याद रखना, बिल बिल इन द पार्लियामेंट पास किया गया, देखा ना 33% रिजर्वेशन को लेकर के। देयर वर मेनी अदर एग्जाम्पल्स वेयर विमेन आर एट एक्सीलेंट पोजिशंस। कहाँ पे हैं औरतें, बहुत जगहों पे आप देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग। फॉर्मर इट इज़ फॉर्मर नॉट फॉर्मल, इट इज़ फॉर्मर नॉट एल। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी, प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी, देन श्रीमती निर्मला सीतारमन प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर। ये कुछ पॉलिटिक्स के एग्जांपल्स हैं। किरण बेदी जो ऑफिसर्स में से एक सबसे पहली हैं जो IPS यानी कि इंडियन पुलिस ऑफिसर बनी वो। सानिया मिर्ज़ा बैडमिंटन प्लेयर रही हैं वो। साइना नेहवाल, मैरी कॉम बॉक्सर, ये सब अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे से काम किया है इन्होंने। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो भी आपको याद आया आप लिख सकते हैं। वाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट, क्यों काटना चाहते थे। डज दैट डिफॉरेस्टेशन ऑकर फॉर द सेम रीजन टुडे। यस, देखो क्या है कि दिल्ली सुल्तान्स वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट बिकॉज दे वांटेड टू एनकरेज एग्रीकल्चर ऑन द लैंड। क्यों बढ़ाना चाहते थे वो एग्रीकल्चर, पहले तो फॉरेस्ट काटना चाहते थे क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए थी, खर्चे, एंड दे वांटेड टू इंक्रीज देयर इनकम, वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वहाँ से वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे। टू फुलफिल देयर डिमांड्स ऑफ ह्यूज एक्सपेंसेस, बड़े बड़े जो खर्चे होते थे उनको पूरा करने के लिए ऑन मिलिट्री एंड अदर अफेयर्स। और किस पे, जैसे कि मिलिट्री पे बहुत खर्चे हो रहे थे और दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं जिन पे खर्चा होता था, तो उन्हें कंप्लीट करने के लिए वैसा किया करते थे। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर एंड एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।